ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज पाथवे। अब ये जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, ठीक है, इसके बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं, या फिर एचएमपी शंट, हेक्सोमोनोफॉस्फेटेज शंट है, यूरानिक एसिड पाथवे, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज हैं। अब इसमें क्या है, अब आप देखो, ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाएगा, तो इसके दो वेज हैं जिससे ये सेल के अंदर जा सकता है। पहला इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा इंसुलिन इंडिपेंडेंट, यानी या फिर नॉन डिपेंडेंट। जो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट है आपका, वो कैसे? अब इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है तो कैसे जाएगा? कैरियर मीडिएटेड, कोई कैरियर होगा जो उसको सेल के अंदर लेकर जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हिपेटोसाइट्स में, इरेथ्रोसाइट्स में और ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होता है। जबकि जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये आपका एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल। अब ये ग्रुप आप याद रखना, ठीक है, जहाँ जहाँ ये फॉलो होगा एक साथ ग्रुप फॉलो होगा। ये एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल सेल और इरेथ्रोसाइट, हिपेटोसाइट और ब्रेन, ये तीन दोनों को दोनों ग्रुप एक साथ फॉलो होंगे। अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अब ये चीज़ क्या है भैया? ये पढ़ो, ये अब ये क्या है? अब ये कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, जैसे कि ग्लूट 1 से लेके 5 तक और 7, जिस क्या क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट 1 2 3 4 5 एंड 7। तो जो ग्लूट 1 है आपका, वो इरेथ्रोसाइट, हिपेटोसाइट्स और ब्रेन सेल्स, मैंने बताया था ना, ये ग्रुप एक साथ फॉलो होगा, ठीक है। जैसे इसमें इरेथ्रोसाइट, हिपेटोसाइट नहीं है, इन सब में एक साथ ग्लूट 1 प्रेजेंट है, जबकि ग्लूट 4 जो है ये आपका एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल सेल से प्रेजेंट है। तो अगर मैं डायबिटिक पेशेंट्स की बात करूँ तो इसमें जो ये है, ये कम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम एम्बेडेड मेयरहॉफ्स पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, लेकिन मैं बता देती हूँ कि बेसिकली है क्या। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इसके सेल्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के, ये साइटोप्लाज्मिक होते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पाथवे है, ये जो लाइसिस है ग्लूकोज का, ये दो वेज में होता है, एनारोबिक एंड एनारोबिक, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो ये लैक्टेट बनाता है, और जब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो ये पायरुवेट बनाता है, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जब ये अभी किन किन सेल्स में लैक्टेट बनाता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा? जहाँ पे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, ठीक है, वहाँ क्या क्या होगा? आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस किस सेल्स में नहीं होता है? आपका कॉर्नियल सेल्स में, और जो सेकंड है ये आपका इरेथ्रोसाइट्स में नहीं होता है, ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? प्रेजेंस ऑफ, जहाँ पे पायरुवेट फॉर्म होता है, तो आपका ब्रेन सेल्स में होता है, ठीक है, ओके। अब ये सारे के सारे पाथवेज हैं। उसके बाद आप थर्ड पे आ जाते हैं, रिएक्शंस ऑफ। अब बेसिकली पूरा का पूरा ये साइकिल ये है क्या, ठीक है, ये देखते हैं। अब रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, अब ये 3 तरीके की होती है, 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, स्प्लिटिंग फेज एंड एनर्जी जनरेशन फेज। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज यानी कि ऐसा ये पाथवे जिसमें एनर्जी जो हो रही है वो इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है, यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। अब कुछ ऊपर ऊपर की बातें यहाँ से कर लेते हैं, जैसे कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो आपका फॉस्फोराइलेट होके, यानी फॉस्फोराइलेट होके आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में कन्वर्ट होता है, अंडर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंजाइम। 2 एंजाइम हैं जो कि इसको गवर्न करते हैं, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। अब जो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज है, इनके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। अब जो हेक्सोकाइनेज होता है, ये ऑल सेल्स, सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसका जो केएम होता है वो लो होता है, और केएम लो होने की वजह से इसकी एफिनिटी हाई होती है। अब एफिनिटी हाई होने का मतलब क्या है? कि थोड़ा भी अगर ग्लूकोज का अमाउंट है तो ये काम करेगा, ठीक है, उसको ये यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन जो ग्लूकोज जो ग्लूकोकाइनेज है, इसका जो केएम है वो हाई है, इसकी एफिनिटी जो है वो लो है, ठीक है। तो जो इसका वो होगा, जिसको जो इसको एक्टिवेट होने के लिए, यानी कि ये ज़्यादा कम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में काम नहीं करेगा, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में काम करेगा। इसका मतलब ये पोस्टप्रेंडल यानी कि खाना खाने के
बाद ये काम करता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? हिपेटोसाइट्स में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये आपका क्या करता है? ये इनहिबिट कर देता है हेक्सोकाइनेज को, लेकिन ये इनहिबिट नहीं कर पाता ग्लूकोकाइनेज को। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये प्रोडक्ट बना ये आपका यहाँ पे ये इसको हेक्सोकाइनेज को यहाँ पे बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज को बंद नहीं करता है। ठीक है, ये भी हो गया। जो एनर्जी यूटिलाइज होगी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो यहीं होगी। ठीक है, जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो यहीं होगी, एटीपी से एडीपी। ठीक है, ओके। अब आपका प्रोडक्ट जो बन गया वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बन गया। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है अब ये यहाँ से फिर अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, लेकिन ये इम्परमिएबल होता है, तो ये अपनी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेगा जिसे हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोकाइनेज और एक मैग्नीशियम, ठीक है, ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये फिर ये सेल वॉल के अंदर चला जाएगा। अब जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज है जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज बन जाएगा, बिसफॉस्फोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। जो और इरिवर्सिबल क्यों है? रेगुलेटरी स्टेप है, ताकि ग्लाइकोलाइसिस की चेन को रेगुलेशन किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा हो गया एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। जो हमने ऊपर ही एक एटीपी यूज़ किया तो ये पूरा एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज हो गया। अब हम आ जाते हैं स्प्लिटिंग फेज पे, जो कि सेकेंड फेज ऑफ ग्लूकोलाइसिस है। अब जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फोनेट है, ठीक है, ये आपका एल्डोलेस की प्रेजेंट में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज जो है वो आपका फॉस्फोट्राइज आइसोमराइजेशन, ये क्या करेगा? यहाँ पे आइसोमराइजेशन करता है। दो जगह आइसोमराइजेशन हो रही है, एक ऊपर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज में, और एक यहाँ हो रही है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज क्या हो रहा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटो फॉस्फेट में। ठीक है, हो गया ये पॉइंट। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है? फॉस्फोट्राइज ने बता दिया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में। अब थर्ड फेज आता है आपका एनर्जी जनरेशन फेज। अब एनर्जी जनरेशन फेज में क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज जो है आपका, ठीक है, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंट में एक एनर्जी NADPA प्लस H प्लस पॉजिटिव बनाएगा, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और फर्दर आपका फॉर्म करेगा ATP। ठीक है, ये चीज़ जो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ऐसा कर देगा। ठीक है, अब ये दो नाम है एंडो एसीटोन और एर्जिनेट। ये क्या क्या करते हैं? दोनों के दोनों आपको इस पाथ को ये इनहिबिट करते हैं। ये दोनों ऐसे नाम याद रखने लायक है। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज जो है आपको वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट में। ठीक है, अब ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक ATP फॉर्म करता है। ठीक है, इस चीज़ को हम सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। इस पे भी क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस सबस्ट्रेट लेवल ATP। तो वो आपका 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। उसमें आपका एक ATP एट सबस्ट्रेट लेवल बन रहा है। ऊपर हमने देखा ना NADPH बन रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, वहाँ से ATP बनेगा, पर ये डायरेक्ट एक ATP बना दे रहा है, इसलिए इसे सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये आपका एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक मैग्नीशियम यूटिलाइज करेगा और ये फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बना देगा। ये फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट आपका स्पॉन्टेनियसली पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि इस फेज़ में जाके आपका यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है
कि फ्लोराइड जो होता है ये इसे इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जो कि हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं शुगर की लेवल को देखने के लिए, तो उसमें हम ये वाला पार्ट फ्लोराइड यूज़ करते हैं टू इनहिबिट दिस, और फर्दर फिर प्रॉपर जो अपना ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड से एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे बात है, और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है फ्लोराइड जो है यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है लैक्टिक एसिडोसिस। अभी मैंने आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सॉरी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज हो रहा है वो आपका लास्ट एंड प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है लैक्टेट, ठीक है। अब यही लैक्टेट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर पेशेंट को लैक्टिक, नॉर्मली जब आपका ग्लाइकोलिटिक पाथवे फॉलो हो रहा है तो उसमें आपका वो टोटल 8 से 6 एटीपी आपको बना के दे रहा है, लेकिन ये जो लैक्टेट है ये आपको सिर्फ 2 एटीपी बना के देता है। अब 2 एटीपी बनाने की वजह से आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो तो मीट नहीं हुआ, ठीक है। ये ज़्यादा बना रहा है ना, ये तो बहुत कम बना रहा है, उसके कंपैरिजन में आधे से भी कम बना रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी तो फिर पायरुवेट बनेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसीलिए जब हम एक्सटर्नल एक्सरसाइज करते हैं या कोई हमें पॉइजनिंग है, इस वजह से जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन लो हो जाता है, ठीक है, तो इतने लो ऑक्सीजन में ये लैक्टेट ही बनता रह जाएगा, और लैक्टेट क्या करेगा फर्दर आपका ये जो आपका एटीपी है प्रोडक्शन वो भी बहुत कम करेगा, सिर्फ 2 एटीपी बनाएगा, तो आपकी बॉडी की नीड्स मीट नहीं होंगी, फर्दर ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इसलिए आजकल आप बहुत सुन भी रहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज ये सब बहुत हार्ट अटैक वगैरह के केसेस आते हैं, ये इसका एक बेसिक फंडा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम अब इससे थोड़ा और एक पॉइंट और एडवांस थोड़ा सा, अब ये कवर कर लिया, इसके बाद हम प्रोटीन कवर करेंगे, और नहीं अभी तो बहुत सारे पाथवे रहते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट के, तो हम उसके बाद हम सिट्रिक एसिड साइकिल जो इसका नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।